नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में परिभाषा दी हुई है और सूची सेकंड में स्मृति तंत्र दिया हुआ है। तो परिभाषा है, एक विशिष्ट समय पर अर्जित तथ्यात्मक सूचना की स्मृति। आप ध्यान दीजिए कि जब किसी विशिष्ट समय की स्मृति की बात की जाती है तो वह एपिसोडिक मेमोरी की बात करते हैं, यानी कि आप यहां देखें तो विशिष्ट समय की तथ्यात्मक सूचना की स्मृति की बात की जा रही है, तो वह अवश्य ही क्या होगा, उख्यानात्मक स्मृति यानी कि एपिसोडिक मेमोरी, और आप पी को मिलाएंगे किससे, सेकंड से। वहीं दूसरा है सामान्य अमूर्त ज्ञान की स्मृति, जो कि हम एक विशिष्ट समय पर अर्जित करना याद नहीं कर सकते, यानी कि किसी विशिष्ट समय की बात नहीं होती है। सामान्य अमूर्त ज्ञान की स्मृति की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि एक ऐसी स्मृति की बात की जा रही है जो रीजनिंग से संबंधित होती है, अमूर्त चिंतन से, तर्क से संबंधित होती है। तो अवश्य ही यह स्मृति कहलाती है सेमेंटिक मेमोरी, यानी कि अर्थगत स्मृति। और आप इसको मिलाएंगे किससे, फोर्थ से मिलाएंगे, शब्दार्थ स्मृति से। वहीं अगले परिभाषा को ध्यान से देखें तो कौशल युक्त चालक गतिविधि संपन्न करने के लिए आवश्यक जानकारी के लिए स्मृति। आप जानते हैं जब भी हम कौशल युक्त चालक गतिविधि स्मृति की बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है, प्रोसीजरल मेमोरी होती है, यानी कि प्रक्रिया उन्मुखी स्मृति। तो आप अवश्य ही किससे मिलाएंगे, प्रक्रिया उन्मुखी स्मृति को। और अंत में बचता है हमारे खुद के जीवन की घटनाओं की स्मृति, यानी कि जीवन की घटना की स्मृति क्या होती है, ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी होती है। तो आप अवश्य ही आत्मकथानक स्मृति से मिला देंगे यस को। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा आपका, वो ऑप्शन सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट में घटना दिया हुआ है और सूची सेकंड में मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले ही पी दिया हुआ आपको प्रेक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। आप जानते हैं पिछले कई व्याख्यानों में हम लोग देख चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर कार्य करने वाले सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक और जिनका प्रयोग बेबुडाल के नाम से भी जाना जाता है, हम प्रेक्षण अधिगम को मिला सकते हैं किससे, बेंडूरा से। वहीं संज्ञानात्मक मानचित्र की अगर हम बात करें, कॉग्निटिव मैप की बात करें, तो कॉग्निटिव मैप पर प्रमुख रूप से जो काम करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है, टॉलमैन हैं। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपको कहीं भी टॉलमैन नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो ऑप्शन अन्य नजर आ रहे हैं वो स्किनर, वाइगॉस्की, बेंडूरा और पावलोव नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पावलोव संज्ञानात्मक मानचित्र से संबंधित नहीं है और न तो वाइगॉस्की। तो अवश्य ही आप संज्ञानात्मक मानचित्र को मिला सकते हैं ए से। वहीं अगले घटना पर विचार करें तो भिन्न उद्दीपकों का साहचर्य, यानी कि भिन्न उद्दीपकों का जो साहचर्य है वो क्या होता है, यानी कि कंडीशनिंग कहाँ पे उत्पन्न होती है, एसोसिएशन कहाँ होता है, तो वो कहाँ पे होता है। आप जानते हैं कि जब हम पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो वहां पर साहचर्य होता है। वहीं अंतिम ऑप्शन पर अगर हम बात करें तो अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है, अधिगम जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। तो आप जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जिन मनोवैज्ञानिकों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है उसमें इस ऑप्शन के आधार पर वाइगॉस्की ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। तो अवश्य ही आप यस को मिला देंगे 2 से। और इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न भी अभिकथन तथा तर्क वाले प्रश्न है। तो अभिकथन है कि प्रकाश स्रोत की न्यूनतम टिमटिमाहट दर जो प्रत्यक्ष नियमित सतत प्रकाश तक बोधात्मक परिवर्तन में परिणत होती है, क्रिटिकल, फिल्कर,
फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बात की जा रही है CFF की। तो प्रकाश स्रोत की न्यूनतम टिमटिमाहट दर, प्रकाश स्रोत की न्यूनतम टिमटिमाहट दर जो कि प्रत्यक्ष टिमटिमाहट से प्रत्यक्ष नियमित सतत प्रकाश तक बोधात्मक परिवर्तन में परिणत होती है। यानी कि टिमटिमाहट क्यों होती है? क्योंकि जो उसका कंटिन्यूटी होती है प्रकाश की, उसमें क्या होती है, परिवर्तन होता है। इसके कारण टिमटिमाहट आपको नजर आती है। अवश्य ही अभिकथन सही है। वही हम तर्क की बात करें तो क्रिटिकल फिल्टर फ्रीक्वेंसी टिमटिमाहट को देखना और विलय को देखने के बीच सीमा को चिन्हित करता है। तो आप ध्यान दे देंगे, तो यह तर्क भी सही है, लेकिन तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। वही अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्कुट देने से पहले बिस्कुटों के बॉक्स को खड़खड़ाता है। यानी कि कुत्ते को जब बिस्कुट देना होता है तो जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में बिस्कुट रखा हुआ है, उसको खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स खड़खड़ाता है तो कुत्ता क्या करता है? लार स्राव करने लगता है, लार टपकाने लगता है। अतः बॉक्स का खड़खड़ाना क्या है? बॉक्स का खड़खड़ाना क्या है? वह एक तरह का CS है। वहीं कुत्ते का लार टपकाना क्या है? CR है। आप जानते हैं कि यह जो प्रश्न है वह पूरी तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जहां वह यह कहते हैं कि जब कोई अनुबंधित उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक के साथ एक निश्चित समय अंतराल पर प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित उद्दीपक में अनानुबंधित उद्दीपक जैसे अनुक्रिया उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। यानी कि खड़खड़ाहट लार स्राव उत्पन्न करने का उद्दीपक नहीं है, फिर भी वह लार स्राव इसलिए उत्पन्न करता है क्योंकि खड़खड़ाहट किससे जुड़ा हुआ है? बिस्कुट से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है ए। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलीकरण की अनुसूची जो अनुक्रिया को अपूर्वानुमान यानी कि पूर्वानुमान नहीं, अपूर्वानुमेय समय अंतरालों पर पुनर्बलित करती है, किसके साथ संबंधित है? आप जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट शेड्यूल स्किनर द्वारा दिया गया। उन्होंने कई तरह के पुनर्बलन अनुसूची प्रस्तुत की और उसके आधार पर विभिन्न पुनर्बलन अनुसूचियों में अनुक्रिया का अध्ययन किया। तो यह कह रहे हैं कि अपूर्वानुमेय समय अंतरालों पर पुनर्बलित करती है। तो क्या होता है कि वह अनुपात अनुसूची और अंतराल अनुसूची, दो तरह की अनुसूचियों को वह पुनः स्थिर अनुपात और परिवर्त अनुपात और स्थिर समय और परिवर्त समय के आधार पर अलग अलग अनुसूचियों का निर्माण किए थे। क्योंकि यहाँ जिस समय का अनुमान नहीं किया जाता है उसे क्या आप कहेंगे? उसे अवश्य ही आप परिवर्ती अंतराल अनुसूची कहेंगे। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा टी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। अधिगम से तात्पर्य पिछले अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि अधिगम क्या है? अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में क्या है? परिवर्तन से है। यह पूरी तरह से अभिकथन सही है। वहीं प्रेक्षण के माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है, यानी कि यह भी सही है कि हम प्रेक्षण करते हैं, उसी के आधार पर हमें अनुभव प्राप्त होता है, यह भी सही है। लेकिन अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभिकथन कह रहा है कि अधिगम का तात्पर्य अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है और यह परिवर्तन क्यों होता है यह तर्क नहीं बता रहा है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ए और आर तो दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। तो एक व्यक्ति के पास नीली कार थी जो कि दुकान में ज्यादा थी बाहर के बजाय बाहर के। जब से वह व्यक्ति नीली या हरे रंग की कार रखने की सोचेगा भी नहीं। हरे रंग की कारों के प्रति व्यक्ति की विरुचि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी कि इसके परिणाम स्वरूप एक तरह की विरुचि उत्पन्न हो गई थी व्यक्ति के प्रति, जो किसका उदाहरण है?
तो अवश्य ही इसका जो आंसर होगा वह विभेदीकरण नहीं हो सकता है, सामान्यीकरण होगा, यानी कि जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अव्यक्त अधिगम हो नहीं सकता, औचित्य स्थानापन्न प्रभाव नहीं हो सकता। अगले प्रश्न पर बात करें तो क्रमिक पोजीशन वक्रता, यानी कि क्रमिक पोजीशन वक्रता की बात की जा रही है, को कौन सर्वोत्तम ढंग से प्रभावित करता है? सूची के प्रारंभ में तथा सूची के मध्य में शब्दों को याद करने की बृहत्तम शुद्धता। आप ध्यान दें तो यह रिसेंसी एंड प्राइमरी इफेक्ट की बात कर रहा है। तो सेकंड है सूची के प्रारंभ में शब्दों को याद करने में बृहत्तम परिशुद्धता, और सूची के अंत में धीरे धीरे ह्रास, ये भी नहीं हो सकता है। वहीं सूची के प्रारंभ में और अंत में शब्दों को याद करने में बृहत्तम परिशुद्धता, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है, संप्रत्यय पद्धति जिस डिग्री तक नवीन सूचना को प्रवेश करने देती है, जो संप्रत्यय पद्धति को परिवर्तित होने देगी, क्या कहलाती है? प्रश्न कह रहा है कि संप्रत्यय पद्धति जिसे डिग्री एक नवीन सूचना को क्या करती है, प्रवेश करने देती है, संप्रत्यय पद्धति की परिवर्तित होने देगी, क्या कहलाती है? अवश्य ही वह उसका जो आंसर होगा, यानी कि क्या करती है, उसको पारगम्यता कहेंगे। तो अवश्य ही जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के आकलन के लिए परीक्षण विकसित किया है, जहां प्रयोजकों किससे चुटकुलों के जोड़ में से चुनना होता है, यानी कि पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, जहां चुटकुलों के जोड़ों के आधार पर चुनना होता है, उसी के आधार पर व्यक्तित्व का आकलन होता है। वह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? मैककेफे नहीं हो सकता है, मैकॉल, जीएम कैटल, तो जीएम कैटल नहीं, आरवी कैटल। तो इस आधार पर जो ऑप्शन आपका सही होता है वो ऑप्शन सही होता है बी। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह व्याख्यात्मक परिचर्चा किस तरह से आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभ पहुंचा रही है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।